तो देखिए भाई, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन शुरू किया था दैट वाज अबाउट इम्पोर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि टेक्निकल इंडिकेटर्स मेनली कौन से हैं, किस तरह से जो चार्ट पैटर्न्स है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और उसमें हमने बेसिकली उनको 5 कैटेगरी में बांटकर हम लोग चले थे। ठीक है, एक ही आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, दैट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट इंडिकेटर्स बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ पैटर्न्स एनालिसिस। यानी कि मार्केट जनरली मूव्स किस तरह से होती है उस बेस पर स्टडी करना। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें हमने 2 थ्योरीज पढ़ ली थी, डाउ थ्योरी, ठीक है, और दूसरी इलियट वेव थ्योरीज। इन दोनों को हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो चार्ट्स एनालिसिस पर भी हमने देख लिया था, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पॉइंट फिगर चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एंड वॉल्यूम चार्ट। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं मूविंग एवरेज एनालिसिस को। ठीक है, इसके बाद बचते हैं हमारे पास ये 3 इंडिकेटर्स बचते हैं, जो 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज मूविंग एवरेज, सेकंड वन इज मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस, और तीसरा है स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स। यानी कि एक जो स्पेसिफिक एक तरह से जो आकृति बनती है, क्या वो भी हमें कुछ इंडिकेट करती है टेक्निकल एनालिसिस के संदर्भ में, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं मूविंग एवरेज एनालिसिस से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज आपको पता है एक बड़ा सिंपल सा स्टैटिस्टिकल टूल होता है। ठीक है, जो एक तरह से रोलिंग एवरेज निकालता है। रोलिंग एवरेज मतलब एक तरह से उस चीज को बार बार यूज करते हुए। ठीक है, तो इट इज ए, अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखें, इट इज ए स्टैटिस्टिकल टूल्स टू फाइंड आउट एवरेज ऑफ ए टाइम सीरीज। जो डेटा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, इन दी ऑर्डर ऑफ पीरियड, इन दी ऑर्डर ऑफ टाइम जो हमें दे रखे होते हैं, उनकी एवरेज निकालना मूविंग एवरेज एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स कहलाता है जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। हम ये जरूर देखते हैं कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है, तो क्या इसने अपनी मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है, क्या ये बढ़ रहा है तो क्या इसने अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। और उसके बेस पर हम एक बड़ा कह लीजिए कि काफी हद तक सटीक सा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अब जो ट्रेंड्स है ये कंटिन्यू रहने वाला है या ये ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। ठीक है, और इसके बेस पर जो है हम ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड्स की कंटिन्यूशन को हम अंदाजा लगा सकते हैं। और जो जनरली इसमें यूज होते हैं 50 डेज की डेली मूविंग एवरेज, 100 डेज की मूविंग एवरेज, 200 डेज की मूविंग एवरेज, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स 20 डेज की मूविंग एवरेज, एक वीक की मूविंग एवरेज भी उनके लिए काफ़ी होती है। ठीक है, तो उसके बेस पर अंदाजा लगाते हैं। पहला क्वेश्चन, ये मूविंग एवरेज हम लोग निकालते कैसे हैं? वैसे बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपने कभी बीकॉम लेवल पर इस चीज़ को स्टडी कर लिया होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार इसको दोबारा से लेकर चल रहा हूँ। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये पिछले 7 दिन के डेटा हैं अपने पास। ठीक है, हमने कहा भाई मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, और ये फ्राइडे। मूविंग एवरेज 2 तरह से निकाली जाती है, एक होती है इवन पीरियड मूविंग एवरेज, एक होती है ऑड पीरियड मूविंग एवरेज। इवन पीरियड की बड़ी आसानी से निकल जाती है, सॉरी ऑड पीरियड की। और इवन पीरियड की निकालने के लिए आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। ठीक है, मैं एक बार आपको दोनों ही बताता हूँ, फिर इनका प्रैक्टिकली यूज भी दिखाता हूँ कि किस तरह से फिर ये काम करती है। ठीक है, तो सपोज कीजिए इनके जो प्राइजेज हैं, स्टॉक प्राइस, किसी शेयर का जो प्राइस है, मंडे को था 20 रुपया, फिर मान लीजिए 22 रुपया। वैसे बहुत छोटे पीरियड को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम लंबा पीरियड लेकर चलेंगे तो फिर कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी, सारा टाइम इसी में निकल जाएगा और कुछ हम बता नहीं पाएंगे। यहाँ मान लीजिए मैंने 18 कर दिया इसको, और एक दिन और ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए कितना कर देते हैं, यहाँ 19 रुपये कर देते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई इनकी आप 3 डेज, ठीक है, इवन ऑड जो है निकालने का तरीका यही होता है
तो मैं आपको एक बार पहले 3 डेज मूविंग एवरेज निकाल देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 2 दिन के डेटा और ले लेता हूँ, अगले दिन का फिर मंडे और फिर अगले दिन का ट्यूसडे, ठीक है। और ये मैंने कर दिया भाई मूविंग मंडे का जो प्राइस मैंने लिख दिया इसमें 22 और यहाँ मैंने 24 लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए हमें वैसे आती होगी मैक्सिमम आप सबको, हमने कहा कि 3 डेज मूविंग एवरेज, तो 3 दिन 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इन दोनों का मिड कहाँ आएगा, एवरेज कहाँ आती है, बीचों बीच, तो इन दोनों की एवरेज कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ठीक है। 1 2 और 3, इन तीनों दिन के बीच का दिन कौन सा होगा, तीसरा, तो ये एवरेज यहाँ लिखी जाएगी कैसे, उस ये जो बीच वाला जो दिन है दूसरा दिन, तो इससे एक दिन पहले, एक दिन बाद और एक दिन ये खुद, ठीक है। 3 दिन की मूविंग एवरेज निकालनी हो तो जो दिन लेना है जिसके सामने एवरेज लिखनी है, एक उससे पहले वाली एक उसके बाद वाली। जब 5 दिन की निकालनी हो तो 1 2 3 4 5, तो बीचों बीच वाला दिन ये हो गया, ठीक है। और अब 2 दिन इससे पहले वाली, 2 दिन इसके बाद वाली, 1 दिन इसकी खुद की और इसके सामने एवरेज आ जाएगी। तो मैं दोनों ही बता रहा हूँ, 3 डेज मूविंग एवरेज, 5 डेज मूविंग एवरेज। ये डेज जरूरी नहीं है, आप 5 पीरियड भी लिख सकते हो, तो 5 आवर्स की भी निकल सकती है, 5 वीक्स की भी निकल सकती है, 5 मंथ्स की भी निकल सकती है, जैसे भी आपको निकालनी हो। अब मंडे के आगे मूविंग एवरेज नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि मुझे एक उससे पहले वाली ही चाहिए, एक उसके बाद वाली, तो मंडे से पहले वाली यहाँ मेरे पास नहीं है। तो ट्यूसडे को हम बात करते हैं, 20 एक उससे पहले वाली, 22 एक खुद ट्यूसडे की, और एक 25 डिवाइड कर दिया मैंने 3 से, ये जो एवरेज आएगी, ठीक है। इसी तरह से अब देखो वेंसडे को एक दिन पहले यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे के 25 और एक इसके बाद वाला दिन, एक इसके बाद वाला दिन 18 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इसी तरह से थर्सडे को देखो, वेंसडे वाली एक इससे पहले के दिन की 18 और ये 19 डिवाइडेड बाय 3। फिर इसी तरह से फ्राइडे को अगर हम बात करते हैं तो 18 प्लस 19 प्लस 22 और डिवाइडेड बाई 3। यहाँ लिखना एक्चुअली इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है। चलिए, फिर 19 प्लस 22 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और यहाँ आ नहीं पाएगी क्योंकि हमें एक इसके बाद वाला दिन भी चाहिए, ठीक है, तो इसके बाद वाले पीरियड की अपने पास अवेलेबल है नहीं। तो अब ये जो 3 दिन की एवरेज आएगी ना, इसको हम बोलते हैं 3 डेज मूविंग एवरेज। अब जरा एक तो हम निकाल लें, 20 22 और 25, 20 22 25, ठीक है, डिवाइड बाय 3। आप मेरे साथ साथ निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहें, 22.33, ठीक है। नेक्स्ट 22 प्लस 25 प्लस 18, ठीक है, डिवाइड बाय 3, 21.67, 21.67। नेक्स्ट देखो 25 प्लस 18 प्लस 19 डिवाइड बाय 3 और ये 20 पॉइंट, ठीक है, 67 आएगी। इस तरह से चलती रहेगी भाई। अच्छा, और देखो 18 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 22, 59 डिवाइड बाय 3, ये आती है 19.67, ठीक है, और 19.67। अब देखो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, अगर मैं अभी ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर मैं इनके एक्चुअल डेटा को प्लॉट करूं, तो एक्चुअल डेटा तो कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं, इस तरह से आ रहे होंगे यूं, ठीक है। एक्चुअल डेटा को अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो जो प्राइजेज मैंने लिए हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, देखो 20 22 25, 20 22 25, कुछ इस तरह से चलेगा। फिर इसके बाद 18 19 22,
फिर 18, 19, 22, इस तरह से कुछ चल रहा है। अब ये ट्रेंड किस रूप में हेल्प करता है आपका मूविंग एवरेज ट्रेंड्स। अब ये मूविंग एवरेज जब आपको एक लाइन के रूप में बता रही है कि देखो 22, 21, 20, 19, यानी कि हमें देखने में नजर आ रहा है कि लगभग लगभग ये कुछ गिरावट किसी तरफ का सिग्नल नजर आ रहा है। ट्रेंड्स बदल चुका है, ट्रेंड्स में गिरावट है, लेकिन ये बहुत छोटा पीरियड है किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए। लेकिन निकालते कैसे हो मैंने बताया आपको, और इस ट्रेंड्स लाइन से मूविंग एवरेज लाइन से कंपेयर करके हमें अंदाजा लग जाता है कि पैटर्न बदलने वाला है या नहीं। अभी प्रैक्टिकली देखते हैं उस चीज को। एक बार आप 5 डेज की ओर देख लें और एक बार फिर इवन पीरियड की ओर देख लें। अब मान लीजिए 5 डेज की आपको निकालनी है, तो मंडे ट्यूसडे, यानी कि जिस भी दिन की निकालनी है, दो उससे पहले के दिन चाहिए। मंडे से पहले के 2 दिन हमारे पास है ही नहीं, ट्यूसडे से पहले के भी 2 दिन मौजूद नहीं है, तो यहाँ भी नहीं निकल सकती। हाँ, वेंसडे को अगर मैं बात करता हूँ तो वेंसडे से 2 दिन पहले हो गया 20 और 22, 20, 22, 25, और 2 दिन इसके बाद के 18 और 19 डिवाइडेड बाई 5, ये इसकी मूविंग एवरेज आएगी। इसी तरह से यहाँ थर्सडे को अगर आपको निकालनी तो 2 उससे पहले वाले दिन की 22, 25, 18, 19 और एक इसके बाद की कितनी थी, 22 थी, डिवाइडेड बाई 5। और इसी तरह से यहाँ जी फ्राइडे, फ्राइडे के लिए अगर हमें निकालनी है तो 2 उससे पहले दिन वाले 25, 18, 19, 22 और 24 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये इसके सामने आ जाएगी। और आगे हम नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे पास इसके बाद वाले 2 दिन का डेटा अपने पास नहीं है। तो ये इस तरह से मूविंग एवरेज निकाली जाती है। अगर आप ये जानना चाहो कि निकलती कैसे, इस ढंग से फाइंड आउट होती है। और अगर यही मूविंग एवरेज आपको इवन पीरियड में निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसके बाद हम ले लेते हैं 3 दिन और, 4 दिन ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे, संडे मार्केट क्लोज, और 2 दिन और ले लेते हैं, मंडे और ट्यूसडे। प्राइस कोई भी सिंपल से प्राइस में वैसे ही लिख लेता हूँ, 20, 16, 12, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया मान लीजिए 24, 18, 16 और 20। ठीक है, ऐसे ही मन से कुछ भी लिख दिया मैंने इसमें। अब देखो ये एवरेज कैसे निकलती है। अब 4 पीरियड की मूविंग एवरेज का मिड कहाँ बैठेगा, जरा एक बार देखो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 होता तो ये बीच हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ इसके सामने आ जाती है। लेकिन अब तो है ही 4 दिन, 1, 2, 3, 4, तो एवरेज आएगी दूसरे और तीसरे पीरियड के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए अपना स्टेप एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो यहाँ हमने ये डेटा लिखा, ये तो अपना प्राइस हो गया। यहाँ फिर हम लिखेंगे 4 डेज या 4 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, और कहाँ आएगी ये, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो ट्यूसडे और वेंसडे के बीच में आएगी। ठीक है, ट्यूसडे और वेंसडे के बीच में आएगी। हाँ जी, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इधर लिखेंगे हम 20 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 24
डिवाइडेड बाई 4। इसी तरह से यहाँ इसके बीच में हम लिखेंगे 16, 12। ये आपको करना कुछ नहीं है इस तरह से, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर से करा कराए मिलता है, अभी हम देखेंगे। बस हमें तो एनालाइज करना आ जाना चाहिए, इतना ही काफ़ी है। डिवाइड बाई 4, यहाँ से अगर हम लें तो 12, 24, 18 और 16 डिवाइड बाई 4, और इसी तरह से यहाँ आ जाइए 24, 18, 16 और 20 डिवाइड बाई 4। आगे नहीं आ सकती। यहाँ इस तरह से इनकी मूविंग एवरेज हमने लिख दी। अब जरा थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमें, जरा देखो। तो 20, 16, 12 और 24, ठीक है। 20, 16, 12 और 24 डिवाइड बाई 4 किया मैंने, ये आता है भाई 18, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 16, 12, 24 और 18 डिवाइड बाई 4, ये आती है 17.5। और इसी तरह से एक और निकाल देता हूँ, 12 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 16 डिवाइड बाई 4, अगेन ये वही आ रहा है 17.5। और इसी तरह से अगला आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है यहाँ फिर हम इसको लिखें किसके सामने, तो लिखते हैं मूविंग एवरेज सेंटर्ड, ठीक है। सेंटर्ड कैसे, हमने इनको लिखा कहाँ पर है भाई, इसको आप यहाँ देख लो। हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनको कहाँ लिखा है, पहले दूसरे और तीसरे के बीच में, फिर यहाँ से फिर हमने इसके बीच में लिखा, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे इसके बीच में, फिर यहाँ आया ये, यहाँ आगे नहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज हम कर देंगे, ये और ये, इनका एवरेज कहाँ आ जाएगा, तीसरे वर्ष के सामने। इन दोनों का एवरेज आ जाएगा चौथे वर्ष के सामने, और इसी तरह से आगे, ठीक है। यानी कि आप यहाँ देखिए, एक्चुअली अब यहाँ बोर्ड पर लिखना और यहाँ इस पर लिखने में थोड़ा सा फर्क है, इतना कंफर्टेबली है नहीं यहाँ इस पर लिख पाना। तो अब आप जरा यहाँ से देखो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही थे। हाँ जी, मूविंग एवरेज सेंटर्ड। तो अब यहाँ से देखो, ये जो एवरेज है 16, ठीक है, सॉरी 16 नहीं, यहाँ इसके सामने जो एवरेज लिखी हुई है 18, ठीक है। और यहाँ इसके सामने एवरेज लिखी हुई है 17.5। ये है ट्यूसडे वेंसडे के बीच में, ये है वेंसडे और थर्सडे के बीच में। अगर मैं अब इन दोनों का बीच निकाल दूँ तो कहाँ आ जाएगा, वो वेंसडे के सामने आ जाएगा। यानी कि 18 प्लस 17.5 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज आ जाएगी इसके सामने, वेंसडे के सामने। ऐसे ही अब यहाँ देखो, थर्सडे के सामने एवरेज आ जाएगी कौन सी, ये वाली एवरेज 17.5 प्लस फिर से 17.5 डिवाइड बाई 2, ये इसके बीच में आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से मूविंग एवरेज को हम लोग सेंटर्ड करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज निकालने का तरीका हो तो किसी भी बेसिक स्टैटिस्टिक्स की बुक में आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा। एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है। एनालिसिस के लिए आप देखो, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए हमने ये रिलायंस कंपनी है, उसके चार्ट्स को हमने लिया, ठीक है। रिलायंस कंपनी का चार्ट हमने लिया। एक बार मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको सब क्लोज कर देता हूँ इसमें से। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, इसका रिप्लाई करो कि अब ये बेहतर दिख रहा है आपको, या इसका नाइट मोड में ऑन कर देता हूँ, उसमें ज्यादा बेहतर दिख रहा है। ये ज्यादा स्पष्ट दिख पा रहा है या पहले ठीक था? सर अभी सही दिख रहा है। अब ठीक दिख रहा है, चलो अब ठीक दिख रहा है। तो आप देखो जरा ध्यान से एक बार, ठीक है। ये अपना जो इसका रिलायंस कंपनी का मैंने एक चार्ट लिया है इसमें,
ठीक है। और इसकी हेल्प से हम इसको समझना चाहेंगे, इसमें कुछ चीजें जो है वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं इसको पहले फुल साइज कर दूं। ये देखिए, ये इसके प्राइस का जो है डे प्राइस का चार्ट है, यहाँ से आप देख रहे हैं डे चार्ट्स। ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं आपको जो जो हमने चार्ट्स पढ़े एक बार मैं उनको सबको दिखा देता हूँ, कौन से चार्ट्स किस किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, फिर हम इस पे मूविंग एवरेज की तरफ भी चलेंगे। ये देखो, कैंडल चार्ट तो आपके सामने लगा ही हुआ है, हमने काफी पढ़ा भी है। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे बार चार्ट। बार चार्ट देखना चाहो तो ये होता है, देखो बार चार्ट देख पा रहे हो। अब देखो बार चार्ट में गौर से देखना, ये जो पूरी लंबी डंडी लगी हुई है, ठीक है, ये बताती है सबसे ऊपर वाला टॉप इसका, जैसे इस वाले को देखो, बड़ी वाले को। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा हाई और सबसे नीचे वाला लो। फिर एक बिंदी इस पर एक हल्का सा स्टार चमकता हुआ आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है और एक हल्का सा स्टार राइट साइड में। जो लेफ्ट वाला दिख रहा है वो ओपन और राइट वाला क्लोज। ठीक है, यानी कि ये वाली कैंडल प्राइस बढ़े हुए की है, ये यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ आकर क्लोज हुआ है। अगले वाली फिर गिरावट हुई है, यहाँ ओपन हुआ था और यहाँ क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हाई लो को दिखाता है। बट इससे जितना क्लियर पिक्चर कैंडल चार्ट को देखकर नजर आती है, इससे नहीं आती, इसलिए इसका यूज कम है। बाकी और भी काफी सारे चार्ट्स हैं। कलर्ड बार, ये बार चार्ट ये रंगीन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ इतना ओपन और इतना क्लोज, ठीक है ना, तो ये ग्रीन कैंडल को दिखा रहा है। बाकी इनकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, ज्यादा हम बार चार्ट को ही देखते हैं इसमें। लाइन चार्ट का हमने जिक्र किया था, वो भी अगर आप देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन चार्ट बन जाता है। ठीक है, उनके जो क्लोजिंग प्राइस है जस्ट हम उसको मैच करते हुए जा रहे हैं। बार चार्ट नजर आएगा आपको, सॉरी लाइन चार्ट बन जाएगा इसी से। इसका स्टडीज पर अभी बाद में आ रहे हैं, एनालिसिस पर। ठीक है, वर्टेक्स छोड़ो, स्टेप छोड़ो। माउंटेन चार्ट में क्या, ये स्टेप चार्ट बताएगा कितना अप डाउन। ठीक है ना, कि ये यहाँ था, उसके बाद ये इतना नीचे हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद अगले दिन इतना फिर से गिरावट। ठीक है, ये स्टेप कि कितना बढ़ा है कितना घटा, उस चीज को दिखाते हुए है। इसी का ही माउंटेन फॉर्म में बन जाएगा ये माउंटेन चार्ट। देखो नेक्स्ट चार्ट जो है वो माउंटेन चार्ट को दिखाएगा। ये देखिए, यहाँ से अब हम देख पा रहे हैं कि लगभग ये चार्ट्स, इसकी चाल किस तरह से रही होगी, किस तरह से अप डाउन गया होगा। ये माउंटेन चार्ट होता है। ठीक है, और देखो इसके अलावा हम वॉल्यूम कैंडल, वॉल्यूम कैंडल का मतलब साथ में कितनी मात्रा में जो ट्रेडिंग हुई उसको भी दिखाती है वो, ये वॉल्यूम कैंडल चार्ट है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चौड़ी, जितनी ज़्यादा मोटी कैंडल है, इसका मतलब उस टाइम ट्रेडिंग भी उतनी अधिक हुई है। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअल में बताता है एक तरह से प्राइस और जो जितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई, एक तरह से उनके मल्टीप्लिकेशन को बताता है। ठीक है, बाकी हम वॉल्यूम के लिए तो हम क्या करते हैं, हम अलग से वॉल्यूम चार्ट बना लेते हैं। एक बार ये और देखो, हिस्टोग्राम। ठीक है, आपने कभी पढ़ा होगा हिस्टोग्राम, तो ये उस पर्टिकुलर पीरियड के प्राइस को दिखा रहा है। ठीक है, जब अगली बार प्राइस बढ़कर बंद होता है तो कैंडल ग्रीन है, और अगली बार जो प्राइस में गिरावट हो रही है तो कैंडल रेड है। ये एक तरह से पॉइंट एंड फिगर चार्ट की तरह चल रहा है। ठीक है, अब जब तक ये बढ़ता जा रहा है तब तक कैंडल ग्रीन रहेगी। यहाँ ग्रीन हुई, यहाँ प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, तो जब तक बढ़ता रहेगा तब तक ग्रीन रहेगी, और उसके बाद एक बार गिरावट होगी तो रेड। और अब अगर आगे फिर से बढ़ जाती तो फिर से ग्रीन हो जाएगी कैंडल, नहीं तो जब तक गिरता रहेगा तब तक रहेगी रेड। और फिर इसके बाद हल्की सी बढ़ोतरी हुई तो हो गई ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में ये चलता है। यहाँ मैं इसको कैंडल चार्ट ही रहने देता हूँ। और कैंडल चार्ट में आप यहाँ देखो, इसमें डे नाइट मोड, पॉइंट एंड फिगर, ये देखो पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी है इसमें आपका। ये है पॉइंट एंड फिगर चार्ट, ऐसे ही बना के बताया था।
ये देखो, ये जब तक प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी कैलकुलेट कर रहा है, उसको चल रहा है काम, ठीक है। तो जब तक प्राइस, अब यहाँ से देखो ये उस पीरियड का जब तक बढ़ता रहा लगातार, इतने पीरियड तक ये बढ़ता बढ़ता चला गया। फिर जब गिरावट आई तो कंटिन्यू इतने स्टेप गिरावट रही, फिर उसके बाद फिर से बढ़ता चला गया, फिर गिरावट, फिर बढ़ता चला गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट है। अब इसका यहाँ नीचे के पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इसका नीचे वाले पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट ये बता रहा है कि वे कितने टाइम तक वो बढ़ा और कितने टाइम तक वो गिरा, ठीक है। बहुत सारे हैं, अगर इनकी हम बात करें तो, पर इतने ज्यादा आपके यूज में भी नहीं आते और ना आपके लिए पॉसिबल है इतने सारे इनको याद रखना। तो इनमें तो चलो बस इतना ही काफी है कैंडल चार्ट। अब हम स्टडीज की तरफ जा रहे हैं। स्टडीज में भी ये जितनी भी स्टडी, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस जो है, जो हम पढ़ रहे हैं हम तो बहुत लिमिटेड सा पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल उसमें तो अभी आप देखो, ये सारे जितने ये अल्फाबेटिकल उसमें हैं, और ये आपको जो दिख रहे हैं सब के सब जो है टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करने के तरीके हैं। एलिगेटर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ATR ब्रांड्स, ठीक है, एरोन ऑसिलेटर्स, बैलेंस ऑफ पावर्स, बोलिंजर बोलिंजर बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, इनके लिए बोलिंजर बैंड्स, ठीक है। लेकिन अब इन सब चीज़ों को अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और ना आपके लिए अभी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं रखता। यहाँ अब मैं आपको ये जो है मेन चीज़ जहाँ से मूविंग एवरेज की वजह से आए थे, पहले मूविंग एवरेज दिखाता हूँ, उसके बाद जितना समय मिला मैं बाकी इनमें से भी उनको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आइए पहले ज़रा इसमें ये देखिए, ये है मूविंग एवरेज। यहाँ मैंने इस पर क्लिक किया, मूविंग एवरेज बाय डिफॉल्ट ये 50 डेज के 50 पीरियड के मूविंग एवरेज को लेते हैं। 50 देखो ये पीरियड लिखा हुआ है, 50 पीरियड का मतलब क्या है भाई, एक बार बैक जाऊं मैं इसमें, यहाँ मैंने डे चार्ट लगाया हुआ है, तो अगर डे चार्ट है तो 50 डेज की एवरेज निकालेगी। अगर मैंने यहाँ मिनट लगा रखा होता तो 50 मिनट की मूविंग एवरेज को दिखाती। अगर मैंने यहाँ वीक लगा रखा होता तो 50 वीक्स की मूविंग एवरेज को। तो जो आपने पीरियड लगाया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है, जिस तरह का चार्ट है, उस चार्ट का बाय डिफॉल्ट तो 50 पीरियड का निकाल देगा। ये पीछे बन भी गया रेड लाइन में, अगर आपको दिख रहा हो तो। चलो हम पहले 50 वाला भी देखते हैं। ये 50 डेज का एवरेज। अब आप देखो यहाँ से, ये छोटा पीरियड है, इससे आपको समझ में कम आएगा। यहाँ देखो आप लगभग आ जाओ, ये है पीरियड, ये अप्रैल नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा, ठीक है। मार्च अप्रैल, कोरोना का पीक टाइम, 1000 से नीचे रिलायंस का शेयर से पहुंच गया था, ठीक है। और उस टाइम देखो, अब करने वाले स्टडी कैसे करते हैं, देखो जब ये शेयर प्राइस में अभी ये ट्रेंड से चल रहा है, ध्यान से देखना जो बात मैं बता रहा हूँ, ये अप डाउन रेड ग्रीन इस तरह से चली आ रही है। अब जो हम डेली डेटा है उससे अंदाजा तो लग रहा है, लेकिन क्लियर कट हमें पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल मूवमेंट्स किस तरफ है। लेकिन 50 पीरियड्स की जो मूविंग एवरेज है ना, वो हमें एक इंडिकेशन दे देती है कि ये कैंडल्स यहाँ से अब ये गिरते गिरते अपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज के भी नीचे चली गई। इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल की सिचुएशन आ गई है, अब यहाँ मार्केट गिरने वाली है। और आप देखो यहाँ से एक्चुअल में जब ये यहाँ से गिरावट शुरू हुई तो ये जो है लगभग गिरता हुआ ही चला गया, यहाँ देखिए, ठीक है। अच्छा, फिर जब बढ़ोतरी शुरू हुई तब क्या करते हैं, अच्छा एक ये चीजें है ना आपस में एक दूसरे के साथ भी काम करती हैं। अब लोग अभी तक तो क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मान लीजिए कि भाई अगर मूविंग एवरेज से ऊपर चला गया ना तो अब स्टॉक प्राइस बढ़ने लग जाएगा। लेकिन सोचो, अगर हम सब लोग, मैं अब आपसे कह रहा हूँ, और मैंने कहा कि भाई जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा और उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कैंडल आ गई है 2-3 कंटिन्यू, तो इसका मतलब ट्रेंड बदलने वाला है। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन अब जब हम इस चीज को इस रूप में स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो अगर मैं अब आपसे कहता हूँ, लोग आपको ये लगता है कि भाई अब मूविंग एवरेज से ऊपर आती प्राइस बढ़ने वाला है, तो चलो हम खरीद लेते हैं, ठीक है। तो
उससे क्या होगा कि जो चीज मतलब जो बार बार रिपीट हो रही है ना, उससे फिर वो एक तरह का ट्रेंड सेट हो जाता है और वो चीज बार बार रिपीट होने लग जाती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब ये इसी तरह से ही अब आगे मूव करने वाला है। ठीक है, तो कहाँ थे हम, इस पर थे, हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब ये इसके ऊपर कैंडल पहुंची तो उसके बाद फिर इसमें ट्रेंड्स बढ़ने की तरफ हो गया। अब ये सिर्फ एक 50 डेज वाले उससे अंदाजा लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा साथ साथ इसमें 100 डेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज भी हम जनरली यूज करते हैं। यहीं पर ही मैं कर देता हूँ, इसमें 100 पीरियड की मूविंग एवरेज और निकाल लेता हूँ। सबसे सरल तरीका है टेक्निकल एनालिसिस में। अगर किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता तो कम से कम वो मूविंग एवरेज का अंदाजा लेकर जरूर मार्केट ट्रेंड का पता लगा सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 50 डेज वाली चल रही है, ये 100 डेज वाली चल रही है। ठीक है, तो 50 डेज वाला कम पीरियड की एवरेज को लेकर चल रहा है, 100 डेज वाला लंबे पीरियड को लेकर चल रहा है। और ये 100 पीरियड वाली के भी नीचे चला गया था उस समय ट्रेंड, और जब 100 पीरियड वाले को इसने क्रॉस किया है तो उसके बाद देखो फिर अब ये लगातार ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। लेकिन अगर अब आप देखें, अब दोबारा से फिर ये ट्रेंड रिवर्सल किसी सिचुएशन नजर आ रही है, देख पा रहे हो। यहाँ से देखो, अब यहाँ मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो दोबारा से लगभग ट्रेंड रिवर्सल वाली सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। फिर से इसमें गिरावट और करेक्शन का दौर नजर आता है। ठीक है, यही मूविंग एवरेज आप चाहें तो ये जो भी हम स्टडीज में ले रहे हैं, देखो ऊपर शो कर रहा है करंट स्टडी 50 डेज और 100 डेज को लगाया हुआ उसने, 200 डेज की भी लगा लो यहाँ से, 200 डेज मूविंग एवरेज। ये साथ में 200 दिन की मूविंग एवरेज और आगे नीचे देख पा रहे होगे आप, ये है। ठीक है, 200 डेज की मूविंग एवरेज ये देखो, ये रही। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इनकी सेटिंग चेंज करूं तो ये अलग अलग कलर की नजर आ जाएगी, देखने में सुविधा हो जाएगी। बट अभी मैं इसमें लगने लगता हूं तो फिर वहां टाइम लगता है। तो फिलहाल अब आप इससे देखो, ये देखो जहां मैं एरो कर रहा हूँ ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल अब देखो यहाँ ये हर एक चीज एक इंडिकेशन हमें दे रही है कि देखो मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेंड जो है कैंडल्स निकलते ही, ठीक है, बेशक चाहे रेड कैंडल नजर आ रही हो, लेकिन अब मार्केट जो है ये मतलब जो आम इन्वेस्टर से ये सोचने लग जाते हैं, क्योंकि देखो आपस में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है कि मूविंग एवरेज से ऊपर पहुंच गया तो लोग सोचते हैं अब मूविंग एवरेज से ऊपर हो गया, इसका मतलब अब तो ये बढ़ने वाला है, तो लोग खरीदने लग जाते हैं। तो इसलिए पता नहीं ये मूविंग एवरेज इम्पैक्ट डालती है या ये मूविंग एवरेज पर इम्पैक्ट डालता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट होता जरूर है इसका। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टडीज में मैं इसमें से 50 डेज वाली को हटा देता हूँ और 200 डेज वाले को भी 100 डेज वाली रहने देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो और आपके पास कौन कौन सी चीजें काम की है। मूविंग एवरेज डेविएशन आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये मूविंग एवरेज डेविएशन क्या दिखा रहा है, मूविंग एवरेज डेविएशन ये दिखा रहा है कि मूविंग एवरेज से कितना ग्रीन की तरफ, कितना अप साइड में या कितना डाउन साइड में डेविएट हो रहा है। ठीक है, ये भी वैसे अभी थोड़ी सी एडवांस चीज पड़ेगी, अभी जो आपके अपने सिलेबस के हिसाब से आप जस्ट उसको पढ़ ले। मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखो और कुछ एक दो सिंपल चीजें हैं वो लेकर चलते हैं इसमें। प्राइस ऑसिलेटर दिखा देता हूँ मैं आपको, या प्राइस मोमेंटम, मार्केट मोमेंटम है तो मार्केट मोमेंटम शो करता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये है मोमेंटम इंडिकेटर कि मार्केट का मोमेंटम कब बदला, किस तरफ बदला। ये नीचे आपको नजर आ रहा है मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब एक रिदम, मार्केट का रिदम ये अप साइड में चल रहा है, और यहाँ से आप देख रहे हो कि अब मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा गड़बड़ाया है, मार्केट डाउन की तरफ चल रही है। ठीक है, ये मोमेंटम इंडिकेटर्स भी हमें बता रहा होता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। अब यहाँ देखो यहाँ गिरावट है तो यहाँ मार्केट का मोमेंटम भी हमें दिखा रहा है कि मार्केट अब ये डाउन साइड में चल रही है। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज हैं इस तरह की, आप अगर इन पर लें तो इस पर पूरा 1 महीने तक आप स्टडी कर सकते हैं, शायद वो भी कम पड़े। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इनको एक एक करके फिर मैं हटाता चलता हूँ वापस। एक ये आपके काम का है RSI, ये हम पढ़ाएंगे भी अभी आपको। RSI,
RSI से बनता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब रिलेटिव का मतलब सापेक्ष रूप में, मतलब उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से, ठीक है, या ओवरऑल मार्केट के तुलना में इसका स्ट्रेंथ अप रहा, अप साइड में रहा या डाउन साइड में रहा, ठीक है। अपनी जो कह लीजिए कि इंडस्ट्री और ओवरऑल जो स्टॉक है, जो इंडेक्स है, उसके मुकाबले ये किस रूप में डेविएट हो रहा है, वो RSI को शो करता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को, ठीक है। एक मिनट, इसको भी मैंने हटा दिया। 14 दिखा रहा है, 14 पीरियड के बेस पर हम उसको चेंज कर सकते हैं भाई। इसमें देखिए अवे सम ऑसिलेटर्स यूज होता है, बैलेंस ऑफ पावर्स, इन सब में इसको भी हम शुरू करेंगे सभी के लिए, फिर हमें साथ में पूरा टाइम चाहिए उसको डिस्कस करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले केवल और केवल बस उतने हम डिस्कस कर लें जो आपके काम के ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनको आप बड़ी आसानी से समझ सकें, और जो आपके, एक ये देखो MACD, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, क्या चक्कर है, मूविंग एवरेज MACD था, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ठीक है। MACD इससे बनता है MACD, ठीक है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर मूविंग एवरेज जो है ना, उसकी जो टेंडेंसी है, मतलब जो उसके हिसाब से जो है स्टॉक मूवमेंट्स किस तरह की होने वाली है, ठीक है। तो ये भी उसी तरह का एक इंडिकेटर्स के रूप में यूज होता है, काम करता है उसी में। एक इसमें वॉल्यूम वाला आपको और शो कर देता हूँ मैं, रैंडम वॉक इंडेक्स, रैंडम वॉक थ्योरी पढ़ेंगे तब हम दिखाएंगे आपको, रिलेटिव वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, टाइम सीरीज फोरकास्ट। चलिए मैं वॉल्यूम चार्ट लेता हूँ पहले, वॉल्यूम चार्ट, बाकी को हटा देता हूँ मैं इसमें से भी। ये देखिए नीचे वॉल्यूम चार्ट जो है ना, वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है इस चीज को देखने में कि ट्रेडिंग कितनी हुई है। अब आप यहाँ देखो, एक बड़ी सी आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रही है, और नीचे आपको एक कैंडल, ये नीचे एक बड़ी इमारत नजर आ रही है कि कुल मिलाकर इस दिन ट्रेडिंग भी खूब हुई है, ठीक है। तो बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स खरीदे गए हैं और शेयर्स का प्राइस बढ़ा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि अब जो मोमेंटम है वो मार्केट का, वो चेंज होने वाला है। सारा खेल मोमेंटम का है, सारा खेल मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम चार्ट भी आपके लिए इसमें हेल्प करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टडी करने का मेथड है। एक इसमें हम जिगजैग और लगा लेते हैं। जिगजैग का मतलब ये ओवरऑल जनरली जो ट्रेंड्स क्या बनता है, ये जिगजैग लाइन जो है ये हमें और दिखाती है कि कुल मिलाकर ये टेंडम किस तरफ से चल रहा है। ये जिगजैग लाइन तो आप इसमें लगा, हमेशा के लिए लगा भी सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको एक जनरल इंडिकेशन जो है वो मिलता रहता है कि किस तरफ से मार्केट की मूवमेंट चल रही है। और चलिए मैं इसमें अभी नहीं ले रहा हूँ कोई भी चीज़, क्योंकि यहाँ इसमें एक्सप्लेनेशन कम होगी और कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। अभी मैं इनमें से किसी भी चीज़ को डिस्कस करता हूँ तो, ठीक है। और सारे की अगर मैं कहूँ तो सारे ऑनेस्टली मुझे भी नहीं आते, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट कुछ एक जो हैं, लेकिन उनके लिए भी हमें एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए,
ठीक है। तो मैंने अभी मेन किए हैं, कुछ एक अभी जब हम मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस जो हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट एनालिसिस उसमें आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी आप जरा यहाँ देखिए, इसी में मैं वापस ले चलता हूँ आपको। ये जो रिलायंस वाला हमने ओपन किया हुआ है, इसी में कुछ चीजें और किस तरह से देखी जाती है। फंडामेंटल तो आपको कभी हमने दिखाया था, टेक्निकल की ही बात करता हूँ मैं अभी। टेक्निकल में क्या क्या चीजें देखी जाती है, देखो यहाँ टेक्निकल के काफी सारे इंडिकेटर्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और ये टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं टेक्निकल पर ही आ जाता हूँ। तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज लगभग न्यूट्रल है, अप डाउन दोनों तरफ किसी भी तरफ जा सकता है। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उनमें से ये बता रहा है कि दो इंडिकेटर्स हमें इशारा कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश होगी, 8 हमें इशारा कर रहे हैं कि मार्केट न्यूट्रल है। ठीक है, और बियरिश की तरफ कोई भी एग्जाम जो है इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कुल मिलाकर मार्केट के यहाँ बुलिश होने का हम लगभग एस्टिमेट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश रहेगी। बल्कि आप इसमें सिर्फ समरी पर फोकस कर लो तो भी काफी है। इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए। एसएमए क्या बनता है, एसएमए से बनता है, लिखिए, अगर यहाँ लिखना पॉसिबल है तो मैं भी लिखता हूँ इसमें। एसएमए से बनता है, नहीं यहाँ लिखा नहीं जाएगा। एसएमए से बनता है सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और ईएमए से बनता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोनों का डिफरेंस अभी बताते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ लिखता हूँ इसमें एसएमए, ये है सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज जो हमने अभी पढ़ी वो सारी सिंपल मूविंग एवरेज ही है। ठीक है, एक होती है ईएमए, ईएमए होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों में फर्क क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज जनरली जैसे हमने निकाली जस्ट एवरेज लेकर चलती है। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करती है कि नियर पीरियड के प्राइस को, नजदीक वाले प्राइस को ज्यादा वेटेज देकर चलती है, बाद वाले को कम। अभी आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाला होगा या शेयर्स की वैल्यूएशन आपने की होगी, तो आपको ये बताया गया होगा कि मान लीजिए एक तो चीज है, एक प्राइस है 10 साल पुराना, 9 साल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा, और ये इनके प्राइस लिखे 20 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, और फिर इनको वेटेज दे देते थे कि जो नजदीक वाला प्राइस है इसको इम्पोर्टेंस, अगर मैं 5 दे रहा हूँ तो पिछले वाले को 4, उसको 3, उसको 2, इसको 1। ठीक है, तो साथ साथ जब हम इस तरह से रिलेटिव इम्पोर्टेंस देकर जब हम चलते हैं कि नज़दीक वाले पीरियड को, नज़दीक वाले प्राइस को अधिक इम्पोर्टेंस मिले और बजाय जो पिछला वाला है उसको इसके मुकाबले कम इम्पोर्टेंस दी जाए, कम वेटेज दी जाए, तो जो एवरेज निकाली जाती है उसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही हमारे लिए एक इंडिकेशन का काम करती है कि कब बाय का सिग्नल है और कब जो है सेल का सिग्नल है। ठीक है, तो ईएमए 1928.61 आ रही है। ठीक है, 20 पीरियड के बेस पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1928 है, सिंपल मूविंग एवरेज 1920 है। ठीक है, इससे नजदीक, इससे आपको पता चल रहा है कि बाद वाले पीरियड में प्राइस क्योंकि थोड़े से ऊपर रहे हैं, इसलिए 1928, इसकी 1928 आ रही है, इसकी 1920, लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, तो जब आपका शेयर प्राइस इससे ऊपर ट्रेड हो रहा हो, इससे ऊपर पहुंच गया हो, ठीक है, ईएमए से, मान लो भैया 1925, अभी इसका करंट प्राइस कितना है, अभी इसका करंट प्राइस कितना है अगर हम देखें तो ये बन नहीं पाएगी बात इसमें। तो
अगर अब यहाँ देखिए इसका जो करंट प्राइस है अगर वो उससे ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि अब ये बाय सिग्नल है, और करंट प्राइस उससे नीचे है तो ये सेल के सिग्नल को दिखाता है। इसके अलावा देखिए मैं वहां से लॉग आउट हो गया, दोबारा लॉगिन अभी नहीं हो पाएगा उसमें। तो इसके साथ साथ जो और इसमें यूज होते हैं, एक आपको नजर आ रहा था उस समय CCI नजर आ रहा होगा, CCI, ठीक है, दैट इज कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स। कॉमोडिटी चैनल इंडेक्स, ठीक है, ये बताता है कि मार्केट में जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हैं वो किस तरफ मूव करने वाली है, ठीक है, ये उसको बताता है आपको, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया, बेसिकली हमने मूविंग एवरेज एनालिसिस को स्टडी किया। अब मार्केट ब्रेड्थ और जो है कुछ स्पेसिफिक इसके जो हैं स्टॉक पैटर्न्स जो हैं या चार्ट पैटर्न्स है वो बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करके टेक्निकल एनालिसिस को क्लोज करते हैं, ठीक है। आज चलिए इसमें इतना ही काफ़ी है, इसको आप अच्छे से कर लें क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मूविंग एवरेज एनालिसिस का, तो इसको आप अच्छे से कर ले। उसके बाद मार्केट ब्रेड्थ एनालिसिस वैसे वो छोटा सा है, उसमें से कुछ एक चीज़ें हमने पढ़ी भी है RSI को और इसको हमने समझा भी है इसमें, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे, ठीक है।